28 मई विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर का जन्मदिन। हर साल मैं देखता हूं कि 28 मई के आसपास कुछ कांग्रेसी और वामपंथी टाइप के लोग सोशल मीडिया पे सक्रिय हो जाते हैं और सावरकर को अंट शंट बकना चालू कर देते हैं। गिने चुने 3-4 आरोपों के साथ ये लोग जनता के दिलो दिमाग में ये बात स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि वीर सावरकर वीर नहीं बल्कि डरपोक थे और अंग्रेजों के दलाल थे। इस साल भी उन्होंने इस प्रकार का एक कुत्सित प्रयास, घटिया प्रयास किया। तो अपने देश के इन क्रांतिकारियों के बारे में ये बकवास सुनकर, ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन भर देश को आजाद कराने के लिए अनंत यातनाएं सही, उसे सुनकर दिल में बहुत कष्ट होता है। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि भारतीय इतिहास के एक बड़े प्रसिद्ध वामपंथी लेखक हुए हैं बिपिन चंद्र, जेएनयू के प्रोफेसर हुए हैं और मार्क्सवादी इतिहासकार कहे जाते हैं, किंतु मेरे हिसाब से एक नंबर के बकवासकार। 1987 में इन्होंने एक किताब लिखी, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो कि काफी बिकी भी। तो उसमें उन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन आदि जितने भी गरम दल के क्रांतिकारी थे उनके लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्हें संबोधित किया। अप्रैल 2016 में भगत सिंह के परिवार ने जब इस बात का विरोध किया तो उसके ऊपर एक वर्चुअल बैन लग जाता है। आई डोंट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस वर्चुअल बैन इज, और अभी तक ये बैन इस किताब के ऊपर है अथवा नहीं है। तो इन लोगों की बकवासों को सुनकर और पढ़कर मैंने सोचा कि क्यों ना स्वतंत्रता संग्राम जो पूरा लड़ा गया 1857 से लेकर 1947 तक, उस पर एक निष्पक्ष समीक्षा की जाए, अर्थात सावरकर वर्सेस कांग्रेस पैरेलल वे में, सावरकर वर्सेस कांग्रेस एक तुलनात्मक और शोधपरक अध्ययन किया जाए और उसके बाद जो कुछ भी सच मिलता है वो मैं आपके समक्ष तथ्यों और आंकड़ों के साथ प्रस्तुत कर देता हूं। तो आज काफी कुछ रिसर्च करने के बाद, पिछले कई दिनों से मैं जो रिसर्च कर रहा था उसके बाद मैं आज इस स्थिति में पहुंचा हूं कि आपके समक्ष एक वीडियो श्रृंखला लेके मैं आ जाऊं। मैंने इस संबंध में जितनी भी रिसर्च किया है मैंने उसको 9 भागों में विभाजित किया है। 9 एपिसोड्स इसके पूरे बनाए हैं मैंने, मतलब बनाने जा रहा हूं, आज पहला एपिसोड बना रहा हूं। मेरा प्रयास था, पहले मैंने कहा था कि मैं 3 एपिसोड में पूरी बात को समराइज कर दूंगा, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई, कंटेंट बढ़ता गया और मेरा ये मानना था कि कोई भी एपिसोड बहुत लंबा ना खींचा जाए। एक एपिसोड एक ही प्रश्न के इर्द गिर्द का पूरा एक ताना बाना होना चाहिए ताकि उस प्रश्न के उत्तर के साथ हम पूरा न्याय कर सके और एपिसोड का जो फोकस होता है वो फोकस भी मेंटेन किया जा सके। आप इस पूरी श्रृंखला में एक चीज गौर कर सकेंगे जो कि मैंने भी अपने रिसर्च में पाया कि आजादी की पूरी लड़ाई में 2 समानांतर मार्ग एक साथ पैरेलल चले हैं। एक मार्ग था मॉडरेट्स या लिबरल्स या कह सकते हैं कि छद्म सेकुलर वादियों का, और दूसरा मार्ग था प्रखर राष्ट्रवादियों का। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं थे, कांग्रेस में भी ऐसे लोग मौजूद थे। उदाहरण के तौर पर लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और इनके अलावा कांग्रेस के एक और बड़े नेता हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सभी कांग्रेस के ही नेता थे। पर कांग्रेस के जो लिबरल विंग के लोग थे उन्होंने हमेशा इनका विरोध किया। स्थिति ये तक आ गई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस को छोड़ के अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ी। खैर छोड़िए, जब आप सोचिए कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो राष्ट्रवादी लोग थे उनके खिलाफ ऐसे हो सकते हैं, तो वीर सावरकर का विरोध ये लोग क्यों नहीं करेंगे? वो तो दूसरी पार्टी के, बल्कि विपक्षी पार्टी के 7 साल लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे और वो भी एक राष्ट्रवादी हिंदू महासभा के अध्यक्ष। तो उनका विरोध ये कांग्रेसी, लिबरल कांग्रेसी जो हैं, छद्म सेकुलरवादी कांग्रेसी, ये उनका विरोध क्यों नहीं करेंगे? खैर, विडंबना यह हुई कि आजादी के बाद भारत की सत्ता अंग्रेजों ने इन लिबरल कांग्रेसियों के हाथ में दे दी, क्योंकि जो राष्ट्रवादी नेता थे वो चाहे कांग्रेस के अंदर के हों या कांग्रेस के बाहर के, उन सभी से जो अंग्रेज थे वो हमेशा नफरत करते थे। तो इन लिबरल कांग्रेसियों ने किया ये कि कुछ वामपंथी लेखकों के माध्यम से इतिहास को पूरी तरीके से अपने फेवर में लिखवाना शुरू कर दिया और जो दूसरे नेता थे उनको सबको दरकिनार करना चालू कर दिया। बल्कि वीर सावरकर के बारे में और ऐसे जो दूसरे नेता थे उनके बारे में अफवाह फैलानी, जैसा मैंने अभी भगत सिंह के बारे में आपको बताया, उनको आतंकवादी तक किताबों में लिखा जाने लगा।
तो मित्रों, इस श्रृंखला के आरंभ में ही मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। पहले ही एपिसोड में मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का जो पूर्वाग्रह है पहले उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इन वामपंथी लेखकों ने जो खुद को इतिहासकार कहते हैं, लेकिन मैं इन्हें बकवासकार कहता हूं, इन्होंने इस कदर हमारे दिमाग में इतिहास के नाम पर बकवास भर दी है कि हमारा दृष्टिकोण ही आज निष्पक्ष नहीं रह गया है। इसलिए आपसे मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि स्वतंत्रता संग्राम की इस पूरी पिक्चर को देखने से पहले फिलहाल आप सावरकर या कांग्रेस दोनों में से किसी को ना हीरो मानिए ना किसी को विलेन मानिए। आप यथार्थ भाव से पहले इस पूरी रिपोर्ट को सुनिए, पूरे 9 एपिसोड देखिए जिन्हें मैंने काफी मेहनत से बनाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद आएगा और ये पिक्चर खत्म होने के बाद आप आसानी से तय कर सकेंगे कि वास्तव में हीरो कौन था और विलेन कौन था। तो शुरुआत करता हूं मैं पहले एपिसोड का, जिसमें मैं आपको यह भी बता दूंगा कि जो मैंने 9 एपिसोड्स बनाए हैं, जो 9 डिवीजन किए हैं, उसका वास्तव में आधार क्या है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी, आपका सहयोगी ओमेंद्र भारत, और जैसा कि मैंने आपको विषय पहले ही क्लियर कर दिया है, इस प्रथम एपिसोड में आपके सामने एक आउटलाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। 3 आधारभूत जो पॉइंट्स हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। हमें इस समीक्षात्मक रिपोर्ट में 3 तरीके की समीक्षा करनी है। पहली, कांग्रेस के ऊपर की समीक्षा। दूसरी, जो सावरकर या राष्ट्रवादी नेता, जो दूसरे राष्ट्रवादी नेता हैं, उनकी गतिविधियों को समानांतर, कांग्रेस के समानांतर समीक्षा करना है। और तीसरी चीज है कि सावरकर के ऊपर जितने भी आरोप लगाए जाते हैं उनकी गहन परीक्षा, उनका गहन विश्लेषण करना होगा। 2 बातें और ध्यान रखनी होगी जो हमें डिस्कस करनी है कि पहली चीज, पूरा डिस्कशन ईयर वाइज यानी टाइमलाइन के आधार पे हम लोग करेंगे, एक साल के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी बात, मैं सावरकर पर लगने वाले हर आरोप को उठाऊंगा, कोई आरोप नहीं छोड़ने वाला हूं। मतलब हर आरोप पर हम खोलकर बात करेंगे और उन परतों को भी खोलने का प्रयास करेंगे जिन्हें ये आरोप लगाने वाले लोग दबा दिया करते हैं। तो आज पहले एपिसोड में हम कांग्रेस की टाइमलाइन के साथ बात की शुरुआत करते हैं। अगर आप पूरे कांग्रेस को, मतलब स्टार्टिंग जब से गठन हुआ तब से लेके आज तक की कांग्रेस को अगर आप देखें तो इसे आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग, स्थापना से लेके गांधी जी के भारत आने तक की कांग्रेस, यानी 1885 से लेके 1915 तक की कांग्रेस। दूसरा, गांधी जी के समय की कांग्रेस, यानी कि 1915 से लेके 1915 से लेके 1947 भारत की आज़ादी तक की कांग्रेस। और तीसरा भाग है गांधी जी के बाद की कांग्रेस कह लीजिए, या कहिए आज़ादी के बाद की कांग्रेस, यानी 1947 से लेके 2020 आज जहां हम खड़े हैं तब तक की कांग्रेस। और ये 3 कांग्रेस जो मैंने बताई, ये तीनों एक अलग अलग फेज हैं। कांग्रेस के तीनों अलग फेज हैं, आप गौर से देखिए, तीनों एक दूसरे से एकदम भिन्न है। पहली जो कांग्रेस है वो अंग्रेजों ने स्थापित कराई थी, और वो अंग्रेजों की सेफ्टी वॉल्व के रूप में, यानी कि सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही थी। अभी थोड़ी देर में मैं इसको स्थापित करूंगा, इस बात को आपके सामने सिद्ध करूंगा। दूसरी कांग्रेस है गांधी जी के भारत आगमन के बाद की कांग्रेस, जिनके आने के बाद कांग्रेस के अंदर ऊर्जा का नया संचार हुआ। हमें समझना होगा कि पहले मुगलों से, फिर अंग्रेजों से सदियों तक लड़ते लड़ते भारत का जो जनमानस था उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी उसके अंदर। और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाया, उसके बाद लोगों के अंदर हथियार उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आत्मविश्वास की कमी होने लगी थी। ऐसे में बहुत जरूरी था कि पूरे देश में क्रांतिकारियों के रूप में बिखरे मोतियों को एक माला के रूप में पिरोकर उन्हें मानसिक रूप से पुनः स्वतंत्रता संग्राम के लिए कोई तैयार करे। और इस भूमिका को महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे से निभाया। इसलिए मैं ये मानता हूं कि हो सकता है, ठीक है, उनसे भी कुछ ऐसे निर्णय हुए होंगे जो कि बाद में अच्छे नहीं माने गए, सही नहीं माने गए, पर भाई हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति 100% सही निर्णय नहीं ले सकता है। लेकिन अगर कोई अधिकांश निर्णय सही लेता है तो उसका श्रेय व सम्मान उनको मिलना चाहिए। गांधी जी के ऐसे भी कुछ निर्णय हैं जिनमें हम लोग असहमत हो सकते हैं, मैं भी कभी कभी असहमत हो जाता हूं और उनका आलोचक हो जाता हूं, लेकिन ठीक है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पर यह हमें मानना होगा कि देश में स्वतंत्रता की आग को पुनः प्रज्वलित करने के लिए उनका सदैव वंदन होना चाहिए, उनका सदैव उनके लिए हमें नमन करना चाहिए। अब बात करते हैं कांग्रेस के तीसरे फेज के, यानी आजादी के बाद के कांग्रेस की, जिसमें वो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी
फैक्ट्री बनकर रह गई, बल्कि ये धीरे धीरे नेहरू खानदान की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम करने लगी। और अगर आज की कांग्रेस को देखें तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये नेहरू खानदान की एक गुलाम पार्टी है, जिसका 22 साल से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस खानदान के बाहर नहीं गया। अब बात करते हैं सावरकर के टाइमलाइन की, जरा उनके जीवन की एनालिसिस करते हैं। अगर उनके पूरे जीवन को देखें तो उसको भी आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, उनके जन्म से लेके काला पानी की सजा, बहुत बड़ा उनके जीवन का भाग था, उन्हें जो काला पानी की सजा हुई थी, तो जन्म से लेके काला पानी की सजा होने तक का उनका जो कार्यकाल था, यानी कि स्टार्टिंग से 1911 में, अप्रैल 1911 में उन्हें काला पानी की सजा हुई थी, तब तक की बात। दूसरा भाग था उनके सजा मिलने के बाद, उन्हें सजा मिलने से लेकर पूर्णतः आजाद होने तक, और उसके बाद जो उनके सामाजिक कार्य हुए उनकी बात, यानी 1911 से लेके इसमें मैं 1937 को काउंट करता हूं। और तीसरा भाग जो है, जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग रहा, जो उनके जीवन की राजनीतिक और कूटनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाता है और जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी आज तक उनकी बहुत बड़ी आलोचक बनी हुई है, वो है 1937 से लेके 1947 तक का उनका कार्यकाल, जिसमें वो एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे 7 साल। वो कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी श्रृंखला में सावरकर और कांग्रेस, इनको मैं समानांतर रूप से पैरेलल वे में लेके चलूंगा और ईयर वाइज डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो सावरकर का जन्म होता है 28 मई 1883। ये वो वक्त था जब कांग्रेस के गठन की भी तैयारी चल रही थी। मतलब दोनों को कह सकते हैं कि दोनों का जन्म एक साथ हुआ और दोनों ही एक साथ बड़े होते हैं। बल्कि सावरकर कांग्रेस से 2 साल बड़े थे, क्योंकि कांग्रेस का जन्म 2 साल बाद 1885 में 1885 में होता है। पर चलिए, इस पहले एपिसोड में हम कांग्रेस के जन्म से लेके और उसके जन्म के कारणों पे बात करेंगे और उस कालखंड की भी बात करेंगे। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम साहब ने 1885 में की थी। तो जरा इन महोदय को समझते हैं कि इन्होंने कांग्रेस की स्थापना क्यों की थी। एक प्रश्न करते हैं कि क्या भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के मकसद से इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की या कोई और मकसद था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस एपिसोड में इसके ऊपर हम लोग गंभीरता से काम करेंगे। A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, पहले जरा इनका बायोडाटा समझते हैं। इनके पिता थे जोसेफ ह्यूम, और ये जोसेफ ह्यूम साहब कौन थे? ये लंदन में MP हुआ करते थे, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और भारत की लैंग्वेज में अगर बात करें तो सांसद। इनका विवाह होता है मारिया बर्नले से, हु वाज द डॉटर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों के 9 बच्चे होते हैं और 8वें बच्चे ही थे A.O. ह्यूम, अर्थात A.O. ह्यूम के पिता अंग्रेजी साम्राज्य में सांसद और मां ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर की बेटी। वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार के नाम पर घुसी और उसके बाद यहां के लोगों पर अत्याचार करते हुए अपनी सत्ता को यहां पे स्थापित कर ले जाती है। क्या आपको सही में लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर के नाती और अंग्रेजी सांसद के बेटे ने भारत में अंग्रेजी हुकूमत की समाप्ति के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना की होगी? भाई ईमानदारी से अगर बात करिए तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। पर चलिए थोड़ी और इनकी जड़ें खोद लेते हैं, कि प्रश्न करते हैं कि A.O. ह्यूम साहब भारत आखिर आए क्यों थे। ये भाई साहब अंग्रेजी साम्राज्य में एक प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जिस वक्त 1857 की क्रांति चल रही थी, ये इटावा में पोस्टेड थे, और 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से जुड़े क्रांतिकारियों का दमन करके स्थितियों को अंग्रेजों के अनुकूल करने में इटावा सबसे आगे रहा था। और उस आग को दबाने का इनाम भी इन्हें बखूबी मिला। इन्हें प्रमोट करके ICS अधिकारी बना दिया जाता है। ध्यान रखिए, ये सेलेक्टेड ICS अधिकारी नहीं थे, बल्कि प्रमोटेड ICS अधिकारी थे। 1871 लॉर्ड मायो के अंडर में सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स बन गए। 1879 तक ये वह नौकरी करते हैं और इसके बाद ये नौकरी छोड़ के शिमला चले जाते हैं। वही शिमला जहां पे बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी मौज मस्ती और आराम करने के लिए एकत्र हुआ करते थे। आप कह सकते हैं कि शिमला उस समय बड़े अंग्रेज अधिकारियों का गढ़ हुआ करता था, और फिर वहीं पे कांग्रेस की नींव पड़ती है।
अंग्रेज अधिकारी भी परेशान थे अपनी सुरक्षा को लेकर कि जिस तरीके से 1857 में हुई सशस्त्र क्रांति के चलते बहुत से अंग्रेज अधिकारियों को उनके परिवार के साथ क्रांतिकारियों ने काट डाला था, कहीं उसी प्रकार की कोई क्रांति, उसी प्रकार की आग अंग्रेजों के खिलाफ भारत में न भड़क जाए। और इसलिए अंग्रेजों ने A.O. ह्यूम साहब को तैयार किया, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति को भी करीब से देखा था और बल्कि इन्होंने उस दमन में, उस क्रांति को दबाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए इनसे अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि तुम एक ऐसे मंच का गठन करो जिस पर उन क्रांतिकारियों की बात को सुनो और हमारे अनुसार उनको नियंत्रित करो, ताकि उनकी भड़ास भी निकल जाए और वो हथियार भी हमारे खिलाफ न उठाएं, यानी भविष्य में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में कोई हिंसा न भड़कने पाए। इसलिए कांग्रेस जैसे किसी मंच का गठन करो। खैर 1883 में 1883 में कांग्रेस गठन की मंशा का इन्होंने पहला पत्र यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को लिखा और इसके बाद उन्हें देश में ऐसे जो भी लोग दिखाई देते थे कि ये इस मंच से जुड़ सकते हैं, उनको उससे जोड़ने का उन्होंने एक एक करके प्रयास चालू किया और फाइनली 1885 यानी 1885 में उन्हें कांग्रेस की स्थापना कर दी। 1894 तक वो भारत में रहकर कांग्रेस को चलाते रहे और इसके बाद वो लंदन चले जाते हैं और वहीं से कांग्रेस और ब्रिटिश हुकूमत के बीच की कड़ी के रूप में भूमिका निभाते रहते हैं। अर्थात इनके पूरे बायोडेटा, इनके पूरे बैकग्राउंड और इनकी पूरी जो कार्यप्रणाली रही भारत में, उसको देखते हुए हम और आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कांग्रेस का गठन ही हुआ था प्रेशर रिलीजिंग प्लेटफॉर्म के रूप में। तो चलिए इस श्रृंखला के प्रथम भाग को, इस पहले एपिसोड को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और दूसरे एपिसोड में हम लोग ये समझेंगे कि सावरकर का जो आरंभिक जीवन रहा, वीर सावरकर पे अभी हम लोगों ने इसमें कम बात की है, तो अब सेकेंड एपिसोड में हम उनके आरंभिक जीवन पे बात करेंगे और समझेंगे कि बंगाल के विभाजन के पीछे की पूरी गणित क्या थी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।